हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट हब। आज हम 50 एमसीक्यूज़ फिज़िक्स के एक बार फिर आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। इसके पहले हमारे कुछ और भी वीडियोज़ आ गए जिसमें 50-50 करके हमने बहुत सारे कवर अप किए हुए हैं फिज़िक्स के क्वेश्चन। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उनको ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के 50 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है आपके सामने। अच्छा, यहाँ 50 क्वेश्चंस में से आप अपने ऑप्शन चूज करके रखिएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन आपके जीमोन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रॉगली प्रमेय या ऊष्मागतिकी किस सिद्धांत। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों सही है या कोई नहीं है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन पर जो है हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन प्रकाश में थी, तरंगदैर्घ्य, ज्योति फ्लक्स या इनमें से कोई नहीं? तो जो ल्यूमेन होता है वो किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल एवं पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? लाल और पीकॉक ब्लू, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कौन सा कलर बनेगा? काला, सफ़ेद, पीला या हरा? तो अगर इनको मिलाया जाए तो आपका वाइट कलर आपको प्राप्त होता है। ओके, लाल और पीकॉक ब्लू को मिलाने पर सफ़ेद कलर हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब मेक संख्या एक हो तो ध्वनि को कहा जाता है? उपध्वनिक, उपराध्वनिक, ध्वनिक या इनमें से कोई नहीं? जब मेक संख्या एक हो तो ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है। ओके, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किस गुणधर्म के कारण, यानी कि किस कारण से ऐसा होता है? ओके, परावर्तन होता है, न्यूटन की गति का नियम या अपवर्तन या उत्प्लावन? किस कारण से पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ी हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना होती है। ओके, जैसा कि आपका तली हुआ है ना, तली का जो नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा है ये हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है जब हम ऊपर से देखते हैं, तो ये वाला कारण भी आपका प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी 1 × 10⁻15 हर्ट्ज, 1 × 10⁻14 हर्ट्ज, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज या 6 × 10⁻14 हर्ट्ज? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। ओके, मृग तृष्णा बनने का कारण है? मृग तृष्णा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विसर्जन, परावर्तन या अपवर्तन? मृग तृष्णा को हम मृग मरीचिका भी बोल देंगे। ओके, मृग मरीचिका। तो इसका कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या होता है, जैसे कि गर्मियों के दिनों में जैसे आपने देखा होगा जो हमारा रोड होता है, जो सड़क होती है, वो दूर हमें पानी उसमें दिखाई देता है, लेकिन जब हम नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कैसे क्या हो, रेत में भी, रेतीले जो स्थान है वहाँ पे भी इस टाइप की मृग मरीचिका, मृग तृष्णा होती है। दूर से आते हुए किसी राहगीर को ऐसा दिखाई देगा कि दूर स्थान पर पानी है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो पानी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रीजन था आपका पूर्णांतरिक परावर्तन। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? अष्टभुजाकार फलक में कितने, प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो फलक आपको बताना है 10, 7, 9 या 8। आपका राइट आंसर अष्टभुजाकार है, तो जितनी भुजा होंगी उतने ही आपके फलक होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? 2, 4, 1 या अनंत? दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बनते हैं आपके अनंत। ओके, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगर दो समानांतर दर्पण ऐसे रख दिया जाए, उनके बीच कोई वस्तु हो तो अनंत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं,
श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज। श्रव्य परिसर का मतलब होता है जो हम सुन सकते हैं, जो हम हमारे कानों द्वारा या मानव के कानों द्वारा जो ध्वनि सुनी जा सकती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यानी कि मानव का जो कान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। कम से कम 20 और अधिक से अधिक 20,000 हर्ट्ज, इससे ज़्यादा हम नहीं सुन सकते। ओके, अगला क्वेश्चन है, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? यानी कि देखो, एक आंसर आपको यहाँ मिला, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली जो तकनीक उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। ठीक है, अब ये किस घटना पर आधारित है? उसको कहते तो एंडोस्कोपी है। ठीक है, पूर्णांतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन। जो एंडोस्कोपी होती है वो भी पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है, फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? जो फोकस है वो रेटिना द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पुतली द्वारा या कॉर्निया द्वारा? फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉर्निया द्वारा। कॉर्निया द्वारा फोकस स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है पायरेक्स, कठोर, मृदु या सुरक्षा कांच? प्रयोगशाला में जो उपकरण बनाए जाते हैं तो कौन सा कांच उपयोग में लिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पायरेक्स कांच होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविचलित रहती है, नॉर्मल की ओर मुड़ती है, नॉर्मल से दूर हटती है, इनमें से कोई नहीं? देखिएगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम, मान लीजिएगा कोई माध्यम है हमारा इस टाइप से, तो ये सघन माध्यम है और ये है आपका विरल माध्यम। ओके, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? ये जो होता है इसको हम बोलते हैं अभिलंब, यानी कि नॉर्मल, अभिलंब। तो जब वो सघन माध्यम, ये सघन माध्यम है, से विरल माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब, जो अभिलंब है इससे दूर हट जाएगी, जो आएगी ऐसे और ऐसे दूर हट जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नॉर्मल से मुड़ती हुई या दूर मुड़ती हुई, सॉरी ना, दूर मुड़ती हुई प्रतीत होती है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों द्वारा, मनुष्य द्वारा, माइक्रोस्कोप की सहायता से, किसी के द्वारा नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुत्तों द्वारा पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। देखिए, मनुष्यों की अगर हमने बात की थी तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को भी हमने मनुष्य, मानव का कान जो है सुन सकता है, उसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनियाँ। ओके, और जो इससे अधिक होती है वो होती है पराश्रव्य ध्वनियाँ, उसको हम नहीं सुन सकते, उसको कुत्तों द्वारा सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती प्रेरकत्व युक्ति है, धायता युक्ति है, प्रतिरोध युक्ति है, इनमें से कोई नहीं? ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरकत्व युक्ति है। माइक्रोफोन, कार्बन माइक्रोफोन प्रेरकत्व युक्ति है। ओके, ट्रायोड का प्रयोग होता है एम्पलीफायर के रूप में, दोलित्र के रूप में, ये दोलित्र होगा यहाँ पे। ओके, दोलित्र के रूप में, ट्रांसमीटर के रूप में या सभी के रूप में? ट्रायोड जो होता है जिसमें आपके 3 पेयर्स होते हैं। ओके, उसको हम ट्रायोड बोल देते। पहले डायोड होता है 2 वाला, अब आजकल ट्रायोड भी चल रहा है। तो अधिकतर किस में यूज करते हैं हम उसको? एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं। एम्पलीफायर यानी किसी चीज़ को बढ़ाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है? इसमें अधिक विद्युत ऊर्जा समाहित होती है, यह वोल्टेज उतार चढ़ाव से मुक्त होती है, इसकी उत्पादन लागत काफ़ी कम होती है, यह न्यूनतम शक्ति 6 के साथ इसका संचरण लंबी दूरी तक किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम शक्ति 6 के साथ इसका संचरण लंबी दूरी तक किया जा सकता है। ओके, डीसी की अपेक्षा एसी का ये लाभ होता है। जो हमारे घरों में बहती है वो कौन सी है? एसी है या डीसी है? तो हमारे घरों में एसी धारा बहती है। ओके, घरों में एसी धारा बहती है। अगला है, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? एक दिशा, दोनों दिशा या दोनों
में से कोई नहीं, या डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो डायोड है उससे एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में धारा बहती है। किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, तो उसको हम यूज क्यों लाते हैं विद्युत परिपथ में, किसी भी सर्किट में हम सी यानी कि संधारित्र को उपयोग में क्यों लाते हैं, वोल्टता कम करने, वोल्टता बढ़ाने, विद्युत आवेश को संग्रहित करने या विद्युत आवेश को उत्पन्न करने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। ओके, कलेक्टर बोलते हैं इसको हम, कलेक्ट करना, यानी कि संधारित्र विद्युत आवेश को संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम। मुक्त रूप से यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक किसी सुई को लटका दिया जाए तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ओके, नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा, इसीलिए उस पर एन और एस लिखा हुआ रहता है। जो घड़ी होती है आपकी दिशा वाली उस पर एन एस लिखा रहता है। ओके, उसमें ये होता है। इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन है, 4 ऑप्शन है आपके पास में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा Mg2+। ओके, यानी कि Mg++। परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है, संधारित्र को, प्रतिरोधक को, प्रेरक को, या इनमें से कोई नहीं। परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित यानी मिला लेने पर उन्नत किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिरोधक। अगला है, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है 0, अनंत, बहुत कम या बहुत अधिक। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध कितना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बहुत कम होता है। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, एसी डीसी दोनों में, एकीकृत परिपथ में। जो ट्रांसफार्मर होते हैं प्रयोग में आते हैं तो वो आते हैं केवल एसी परिपथ में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्यूज का तार बना होता है तांबा और लोहे का, तांबा शीशे का, शीशा और टिन का, या शीशा का। तो जो फ्यूज होता है घरों में, फ्यूज का जो तार होता है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है आपका शीशा और टिन का, शीशा और टिन का। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न को उच्च में बदलने के लिए, डीसी को एसी में, एसी को डीसी में बदलने के लिए। जो रेक्टिफायर है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ओके, जैसा कि हमारे घरों में एसी करंट बहता है। ओके, अल्टरनेटिव करंट बहता है। अब जो हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप को हमें चार्ज करना मान लीजिएगा। ओके, तो जो लैपटॉप है वो डीसी पे काम करता है, किस पे, डीसी पे। जिनमें सर्किट होता है ना वो डीसी पे काम करता है, तो डीसी पे काम करता है। अब हमारे घरों में एसी बह रहा है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करेगा, जो चार्जर आपका होता है उसमें यहाँ पे लगा रहता है एक रेक्टिफायर, एक डिब्बा टाइप का होता है, वो होता है रेक्टिफायर। तो उस रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करके और फिर लैपटॉप को वो धारा दी जाती है। ओके, जिससे कि हमारा लैपटॉप जो है क्या होता है, चार्ज हो जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एसी को डीसी कन्वर्ट करके लैपटॉप या जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं वो डीसी पे होते हैं तो उनको कन्वर्ट करके धारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेगर मापने का एक उदाहरण है बहुत कम प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध, एक कोयल का क्यू, एक कोयल का प्रगत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंसुलेशन प्रतिरोध। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती, एसी आपूर्ति, डीसी आपूर्ति, 12 वोल्ट एसी, या एक परिपथ की, यह परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डीसी आपूर्ति। ओके, अगला क्वेश्चन है, एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या बहुत अधिक होता है। एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा, राइट आंसर आपका हो जाएगा कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। ओके, विद्युत बल्ब में तंतु यानी कि जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या टंगस्टन। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो बना होता है आपका किससे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। ओके, टंगस्टन का बना होता है। निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया
गाड़ी चालक का जो आविष्कार है वो किसने किया, वो किया था, राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है, सीसा, एल्यूमिनियम, तांबा या जस्ता। स्टोरेज बैटरी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उसमें सीसा उपयोग किया जाता है स्टोरेज बैटरी में। ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है, तांबा, लोहा, सीसा या जस्ता। जाएगा जो संचायक बैटरी है उसमें भी हम सीसा का उपयोग करते हैं। ओके। स्टोरेज बैटरी में भी और संचायक बैटरी में भी। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के वेग को रिकॉर्ड करते हैं। जो घरों में बिजली खपत होती है तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो किस रूप में, वोल्ट में, एम्पियर में, किलोवाट घंटा, यूनिटों में या ओम में, किस में रिकॉर्ड होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। ओके। किलोवाट घंटा में, यानी कि यूनिट जो बोलते हैं हम। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों के द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। धातु का जो तार है उसमें विद्युत का प्रवाह, जो विद्युत का चालन है वो किस रूप में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। ओके। मान लीजिएगा यह स्विच है और ये आपका बल्ब है। ओके। तो जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इधर बहेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर बहेंगे, धारा इधर बहेगी, धारा आपकी अगर इधर बहेगी तो इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में बहेंगे। ओके। यह मान लो आपकी धारा बह रही है इधर, ये धारा बह रही है तो इधर इलेक्ट्रॉन बहेंगे आपके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। जो टेलीफोन लाइन है उसमें प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है टेलीफोन लाइन। निम्नांकित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लोहे में जंग लगना, पानी का भाप में बदलना, दूध से दही बनना, कोयले का जलना। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ओके। रासायनिक परिवर्तन, तो राइट आंसर आपका होने वाला है पानी का भाप में बदलना। अच्छा, लोहे में जंग लगना, दूध का दही में बनना, दूध का जो दही बनना, कोयले का जलना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ओके। अच्छा, धारा को मापने का मापक विदित है, धारा को मापने का मापक वोल्ट मापी, अवोमापी, ओम मापी या एम मापी। धारा को किस में मापते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एम मापी। धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। ओके। एम्पियर में धारा को मापते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड का, कैथोड का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ किस रूप में कार्य करती है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो शुष्क सेल में जो कार्बन की छड़ है वो एनोड का कार्य करती है। ओके। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट, कैथोड, एनोड या आयन। तो बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं, राइट आंसर आपका होने वाला है एनोड। ओके। एनोड, यानी कि जो कार्बन की छड़ है वो एनोड का काम करती है और बैटरी का जो धनात्मक ध्रुव है उससे हम जो इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं उसको एनोड कहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन आपका, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो वह गोला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, प्रोटॉन छोड़ेगा या प्रोटॉन प्राप्त करेगा। ओके। राइट आंसर आपका हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वाट को प्रकट करते हैं वोल्ट में, कैलोरी में, जूल प्रति सेकंड में, किलोग्राम मीटर में। वाट को कैसे दर्शाते हैं हम, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जूल प्रति सेकंड में वाट को हम लिखते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है, ऊर्जा, विभवांतर, आवेश या चार्ज टू मास। तो राइट आंसर आपका होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा की एक इकाई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराडे संख्या है, चार ऑप्शन आपके सामने है, तो जो फेराडे संख्या है वो है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 9.65 × 10⁻7 कूलम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस एवं एंटीमनी का समान संख्या में मिलाया जाता है तो क्या होता है, एक पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, एक अतिचालक बनता है, एक वास्तविक अर्धचालक बनता है या एन प्रकार का एक अर्धचालक बनता है। जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी का एक समान संख्या में, मतलब दोनों को एक समान संख्या में मिलाया जाए तो क्या बनता है,
राइट आंसर आपका हो जाएगा n प्रकार का अर्धचालक बनता है। ओके, ट्रांसफार्मर कार्य करता है AC DC दोनों या कोई नहीं। इसको भी हमने पिछले क्वेश्चनों में क्लियर किया था कि ट्रांसफार्मर में वो AC पर काम करता है। ओके, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है वोल्ट में, एम्पियर में, ओम में या कूलाम में। जो विद्युत प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, इसको R से हम डिनोट करते हैं, वो किस में मापा जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ओम में मापा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तांबा, टंगस्टन, मृदु लोहा, स्टील, किसके बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक है वो मृदु लोहा।